हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्वालिटी एंड फैक्ट्स। दोस्तों, आज मैं आपके सामने छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस का पेपर लेके आया हूं, जो कि 8 नवंबर 2020 को आयोजित किया गया था। तो देखते हैं इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आए थे और क्या उनकी एग्जैक्ट आंसर की बनती है। तो पहला क्वेश्चन है, जो हमारे साथ नहीं है वह हमारे विरुद्ध है, और जो हमारे विरुद्ध नहीं है वो हमारे साथ है। इस कथन का संबंध किस देश की विदेश नीति से है? तो ये रोनाल्ड रीगन की पॉलिसी है, जो कि 1980s के आसपास रही थी, जिसे रीगन डॉक्ट्रिन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है संयुक्त राज्य की विदेश नीति, यानी यूएसए की विदेश नीति। संविधान संशोधन की तीसरी पद्धति, आप सभी को पता है संविधान संशोधन 3 तरीके से संशोधित किया जा सकता है। एक साधारण से, एक 2/3 से, और एक 2/3 के साथ आधे राज्यों की स्वीकृति के साथ। तो यहाँ पे 6 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 ऑप्शन उनमें से आपको बताना था। अब देखो दोस्तों, जो फेडरलिज्म से जुड़ी हुई जितने भी प्रकार के कानून हैं, उसको क्या है, आप अमेंड कर सकते हैं 2/3 बहुमत और आधे राज्यों की अनुमति से। लाइक राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, क्योंकि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन किया जाता है वो संघ के द्वारा भी किया जाता है और राज्यों के विधानमंडल के भी सदस्य निर्वाचित उसके अंदर होते हैं। ठीक है, संघ की कार्यपालिका शक्ति में अगर विस्तार करेंगे तो डेफिनेटली उससे क्या होगा, राज्य की शक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। यानी संघ की शक्ति में अगर आप वृद्धि कर रहे हो, दैट्स मीन आप राज्य सूची को कहीं ना कहीं उसकी शक्ति को कम कर रहे हो। तो ये भी फेडरलिज्म से जुड़ा हुआ है। और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, अगर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का आप विस्तार कर रहे हो, इसका मतलब है संघ की कहीं ना कहीं आपको कम करनी होगी। तो ये है 2, 3, 5, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। टाइटस लिवियस किसकी कृति है? टाइटस लिवियस जो बुक है वो लिखी है मैकियावेली ने। नागरिक समाज से तात्पर्य है, सिविल सोसाइटी से क्या मतलब है? एक राजनीतिक समुदाय, कानूनों द्वारा शासित समाज, राज्य सत्ता के अधीन समाज। तो अब देखिए, नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी जो होती है वो एक राजनीतिक या पॉलिटिकल कम्युनिटी होती है, क्योंकि एक सिविल सोसाइटी ही पॉलिटिक्स या आप बोल सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण करती है। सिविल सोसाइटी ही, अब जैसे नागरिक समाज है वही तो राजनीति करेगी। अरस्तु का जो कहना है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, तो डेफिनेटली ये बिल्कुल सही है। कानूनों द्वारा शासित समाज, जो एक नागरिक समाज होता है, एक सिविल सोसाइटी होती है, वो लॉ के द्वारा गवर्न किया जाता है। अब लॉ स्टेट के लॉ हो सकते हैं, आपके धर्म के अनुसार भी लॉ हो सकते हैं, जिसको आप धार्मिक कानून कहते हैं। तो डेफिनेटली ये कानूनों के द्वारा शासित होता है। राज्य सत्ता के अधीन समाज, तो सिविल सोसाइटी हमेशा स्टेट के अंडर आती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। प्लेटो की रचनाओं ने व्यापक प्रभाव डाला है। जो प्लेटो की रचनाएं हैं, प्लेटो की रचनाओं ने ईसाईयत, क्रिश्चियनिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला है। अब इस्लाम के ऊपर इनका प्रभाव नहीं है, हिंदूवाद पे भी नहीं है और यहूदीवाद पे भी नहीं है। तो एक इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली 1। सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली पहचानी जाती है। टोटलिटेरियनिज्म को कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? एक आधिकारिक विचारधारा द्वारा, एन ऑफिशियल आइडियोलॉजी, एक दलीय राज्य द्वारा, वन पार्टी स्टेट, एक आतंकी पुलिस नियंत्रण व्यवस्था द्वारा। तो बिल्कुल सही बात है, जो टोटलिटेरियनिज्म रिजीम होती है, टोटलिटेरियन रिजीम आप देखते हैं जर्मनी के अंदर, जहाँ पे क्या था, जर्मनी के अंदर सर्वाधिकारवाद जो आया था, या फिर आप इटली का सर्वाधिकार मुसोलिनी का देखे, या फिर हिटलर का जर्मनी का देखे, वहाँ पे क्या था, एन ऑफिशियल आइडियोलॉजी थी। आइडियोलॉजी क्या थी? उनकी आइडियोलॉजी थी कि आपके जो आर्यन होते हैं, आर्यन जो प्रजाति है वो सर्वोच्च प्रजाति है, और यहूदी जो प्रजाति है वो नीच प्रजाति है। इस तरीके की उनकी आइडियोलॉजी थी, जो कि धर्म के ऊपर आधारित थी, राष्ट्रवाद के ऊपर आधारित थी। तो डेफिनेटली जो टोटलिटेरियनिज्म होता है उसकी ऑफिशियल आइडियोलॉजी होती है वन पार्टी स्टेट,
एक ही पार्टी होगी, दूसरी पार्टियों को उपजने नहीं दिया जाएगा। लाइक नाजी पार्टी ही वहाँ पे सब कुछ थी। अब वन पार्टी सिस्टम तो आपका चाइना में भी है, तो बिल्कुल आप उसको सर्वाधिकारवादी राज्य बोल सकते हैं। कम्युनिस्ट जो स्टेट होते हैं उसको सर्वाधिकारवादी राज्य कह सकते हैं। अ सिस्टम ऑफ टेररिस्टिक पॉलिसिंग, बिल्कुल सही बात है। वहाँ पे आप बिल्कुल भी अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, पुलिस आपका दमन कर देगी। तो 1 2 3 ये तीनों सही है, डी करेक्ट आंसर है। कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित राज्य मंडल सिद्धांत के संदर्भ में क्या सुमेलित है? कौटिल्य ने जो राज्य मंडल का सिद्धांत दिया है उसके बारे में जो सही है वो आपको बताना है। विजिगिषु की इन्होंने बात की है, अरिकीबात्र की है और अरिमित्र की बात की है। अक्रांत की बात इन्होंने नहीं की है। अक्रांत की भी बात इन्होंने आई थिंक की है। इसका डी करेक्ट आंसर होगा, लेकिन एक बार आपने इसको रीचेक कर लेना। आई थिंक अक्रांत भी इसमें है। सहिष्णुता से संबंधित पत्र किसका है? लेटर कंसर्निंग टू टॉलरेशन। तो इन्होंने 3 लेटर लिखे हैं। फर्स्ट लेटर ऑन टॉलरेशन, सेकंड एंड थर्ड। ये लॉक की है। एक देश में समाजवाद, ये 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है। स्टालिन, ये नेट में भी कई बार आ चुका है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन COP20 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था लीमा में, ठीक है। पेरिस में किया गया था COP21। तो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड मेरे कंप्लीट नोट्स अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हुआ था पेरिस में 2015 में, ठीक है। और COP20 हुआ था आपका 2014 में लीमा में। राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार इनमें से किसके निकट थे? तो गांधी जी एक दार्शनिक अराजकतावादी थे। सामूहिकतावादी, मॉरल इनहेरिटिज्म, नैतिक अंतर्निहितवाद। तो 2 यहाँ पे लग रहे हैं। एक तो वह दार्शनिक अराजकतावादी थे, उसके बाद मॉरल इनहेरिटिज्म भी उनके अंदर था और सामूहिकतावादी भी, इसका मतलब वो थे। तो ये डी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नांकित में से किसने उत्तर व्यवहारवाद की श्रेष्ठ व्याख्या की? तो उत्तर व्यवहारवाद की जो 7 सिद्धांत दिए हैं वो दिए हैं डेविड ईस्टन ने, और उसी में इन्होंने व्याख्या की है इसकी। सामान्य अर्थ में शीत युद्ध की वैचारिक और भौगोलिक दूरी क्या थी? अब दोस्तों आपको कोई भी डाउटफुल यहाँ पे लगती है आंसर की तो आप कमेंट में ज़रूर लिख ले, और सभी लोग एक बार कमेंट चेक कर ले ताकि आप क्रॉस चेक हो पाए कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो सामान्य अर्थ में शीत युद्ध की वैचारिक और भौगोलिक दूरी क्या थी? पूंजीवाद बनाम साम्राज्यवाद, नो। साम्यवाद बनाम साम्राज्यवाद, नो। राष्ट्रवाद बनाम साम्राज्यवाद, नो। पूंजीवाद बनाम साम्यवाद, पश्चिम बनाम पूर्व, बिल्कुल सही बात है। पश्चिमी जो देश थे वो पूंजीवादी थे, पूर्वी देश थे साम्यवादी थे। तो डी इसका करेक्ट होगा। गतिविधियों के संदर्भ में सार्क की तुलना निम्नलिखित में से किस संगठन से करना उचित नहीं होगा? किससे इसकी तुलना करना उचित नहीं होगा? अब यहाँ पे देखिए आसियान एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपियन संघ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, अफ्रीकी संघ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। नाटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिट्री पर्पस से ये बनी है। आसियान सहयोग के पर्पस से बनी है, यूरोपियन यूनियन भी, अफ्रीकी यूनियन भी। आसियान को अगर देखोगे व्यापारिक, आप यूरोपियन यूनियन व्यापारिक और एशियन यूनियन व्यापारिक संदर्भों से ये तीनों एक जैसे हैं और सार्क से मिलते जुलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नाटो। नाटो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। गुटनिरपेक्षता जो कि भारत की विदेश नीति है से अभिप्राय है तटस्थता, नो। तटस्थता का मतलब है कि हम हर तरह से विश्व के मामलों से तटस्थ रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे। तो ये हमारी नीति नहीं है। कहीं गलत अगर विश्व में हो रहा है तो हम उसमें इंटरफेयर डेफिनेटली करेंगे। तो न्यूट्रलिटी हमारी पॉलिसी नहीं है।
गुटनिरपेक्षता की। शीत युद्ध के दौरान 3 ब्लॉकों के बीच समदूरस्थ था। 3 ब्लॉक, आई थिंक ये दो ब्लॉक थे। स्वाधीनता और प्रत्येक मुद्दे को अपने राष्ट्रीय हित में देखना। अन्य राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, तो हस्तक्षेप तो हमने नहीं करना है, तो 2 तो यहाँ पे एलिमिनेट हो गए, बचे 2। शीत युद्ध के दौरान 3 ब्लॉक के बीच, इक्विडिस्टेंस बिटवीन द 3 ब्लॉक्स ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। स्वाधीनता, इंडिपेंडेंस एंड जजिंग ईच इशू ऑन द रेलिवेंस ऑफ आवर नेशन इंटरेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 ब्लॉक दिए गए हैं और एक्चुअली में जब हमने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई उस टाइम ओनली 2 ब्लॉक्स थे, एक आपका पूर्वी और एक आपका पश्चिमी। अगर लोग यहाँ पे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को लेके चल रहे हैं तो वो तो बाद की बात है, वो तो 1961 के बाद हमने अपनाई है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, स्वाधीनता और प्रत्येक मुद्दे को अपने राष्ट्रीय हित में देखना। परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी का नाम है संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण समिति, अंतर्राष्ट्रीय आणविक एनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी। न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के को जो देखता है वो देखता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। किसने गुटनिरपेक्षता को गठबंधनों से पृथक रखने की नीति के रूप में परिभाषित किया? तो इसको आई थिंक इसका पणेकर होगा, लेकिन मैं बिल्कुल भी इसका श्योर नहीं हूं। तो 17 का प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखें जिन्हें पता है। उस विधेयक को क्या कहते हैं जिसमें लोकसभा द्वारा स्वीकृत की जाने वाली सभी मांगों तथा संचित निधि प्रभार शामिल होते हैं? तो उसे कहा जाता है विनियोग विधेयक। भारत श्रीलंका समझौते का मुख्य प्रयोजन था। इंडिया और श्रीलंका के बीच जो समझौता हुआ 1987 में जयवर्धने और राजीव गांधी के बीच, उसका लक्ष्य क्या था? तमिलों के विरुद्ध भारत का युद्ध। 9, सिंहली और तमिलों के बीच सजाति विषयक संघर्ष समाप्त करना। तो बिल्कुल सही बात है। सिंहली जो है वो श्रीलंका की एक बहुल प्रजाति है और डोमिनेंट प्रजाति है, और तमिल भी एक काफ़ी संख्या में है। उनके बीच जो संघर्ष चल रहा था उसको समाप्त करने के लिए ये किया गया था। भारत सरकार द्वारा घोषित पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है सुशासन दिवस के रूप में 25 दिसंबर को। ब्रिटेन वुड्स समझौते के द्वारा वर्षा प्रचुर वनों को बचाने के लिए अभियान। 9, ब्रिटेन वुड्स समझौता आपको पता होगा ये इंटरनेशनल इकोनॉमी से जुड़ा है। इसके अंदर वर्ल्ड बैंक, IMF और गेट की नींव रखी गई थी। यह सिद्ध करता था कि सोवियत यूनियन एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में सफल था। 9, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना। बिल्कुल सही बात है। तो वाइल्ड लाइफ की तो यहाँ पे नहीं है बात। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उदार लोकतंत्र के निर्धारक लक्षण है। उदार जो लोकतंत्र होता है, लिबरल डेमोक्रेसी, उसकी विशेषताएं आपको बतानी है। बिल्कुल सही बात है। जो आपकी लिबरल डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे संवैधानिक सरकार होती है। नागरिक स्वतंत्रताओं व व्यक्तिगत अधिकारों की वहाँ पे गारंटी दी जाती है। सभी प्रकार के वहाँ पे आपको राइट्स मिलेंगे। दलीय प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक बहुलवाद, बिल्कुल सही है। तो डी करेक्ट आंसर होगा। राजनीतिक व्यवहार की उत्पत्ति के विषय में सही क्या है? व्हाट इज करेक्ट अबाउट द ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर? पॉलिटिकल बिहेवियर की उत्पत्ति कैसे होती है? एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रुप। अब अकेले में तो पॉलिटिकल बिहेवियर आपका नहीं होगा, जब ग्रुप बनेंगे तभी पॉलिटिकल अवेयरनेस आएगी, तभी लगेगा वो उस गुट का है, ये इस गुट का है, ठीक है, ये उस फैमिली का है, ये इस फैमिली का है। तो ग्रुप्स तो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सॉरी। कॉपरेशन और स्ट्रगल अमंग ग्रुप्स, बिल्कुल सही बात है। कॉपरेशन होगी, स्ट्रगल होगी, तभी तो पॉलिटिकल बिहेवियर वहाँ पे जन्म लेगा।
एग्जिस्टेंस ऑफ पावर टू रिसॉल्व द स्ट्रगल, जब आपका संघर्ष को हल करने के लिए शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा, तीनों सही है। सिद्धांत वास्तविक रूप में परिभाषित किया जाता है। थ्योरी इज एक्चुअली डिफाइंड एज, थ्योरी क्या होती है, ये नेट के अंदर 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। यह आनुभविक आंकड़ों का व्यवस्थित व्याख्या है, बिल्कुल सही। यह परिकल्पनाओं से भिन्न है, बिल्कुल सही बात है। जो थ्योरी होती है वो हाइपोथेसिस से भिन्न होती है। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, टेंटेटिव स्टेटमेंट। हाइपोथेसिस मतलब कि हमने ये कल्पना की कि हाँ ये हो सकता है, तो डेफिनेटली थ्योरी ये हो सकता से भिन्न है, हाँ यही होता है। यह विश्वसनीय ज्ञान जानकारी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। लॉक के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया ताकि, लॉक के अनुसार समझौता क्यों किया गया, तो लॉक की जो मेरी वीडियो है उसके अंदर मैंने क्लियरली आपको बता दिया है। प्रॉपर्टी का जो राइट है, प्रॉपर्टी का राइट उन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट बताया। और राज्य का काम क्या होगा, उनके जो प्राकृतिक अधिकार है, तीनों प्राकृतिक अधिकार इंपॉर्टेंट है, हालांकि प्रॉपर्टी को ज्यादा इंपॉर्टेंट माना है। जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और प्रॉपर्टी का अधिकार, ये 3 जो अधिकार है उनकी रक्षा करने के लिए उन्होंने समझौता किया है। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। व्यापक सामाजिक उत्तरदायित्व वाले राज्य को कहा जाता है कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट। योजना आयोग के स्थान पर नवगठित संस्था नीति आयोग की यहाँ पे आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो ये है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। निम्न में से कौन सा वर्ग शागुण्य नीति का भाग नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास इज नॉट अ पार्ट ऑफ शगुना या 6-fold पॉलिसी। तो ये शागुण्य नीति कौटिल्य की है, संधि विग्रह है, यान आसन है, संश्रय द्वैधिभाव है। तो टोटल 6 ही है। ये साम दाम दंड भेद ये आपकी शागुण्य नीति का भाग नहीं है, ठीक है। तो इसका होगा सी, डी करेक्ट आंसर, डी नहीं है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, जो ये महात्मा गांधी की बुक है। मनु ने अपने ग्रंथ मनुस्मृति में राजा की उत्पत्ति, राजा या राज्य की उत्पत्ति के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो मनु ने समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो काफी लोगों ने देवीय सिद्धांत को यहाँ पे मान लिया है। तो उस टाइम क्या था, मत्स्य न्याय चला हुआ था। मत्स्य न्याय का मतलब है कि जो बड़ा राजा था, सेम जो कौटिल्य ने अपनाया है, कौटिल्य ने ये मनु से ही लिया है कि मत्स्य न्याय चला हुआ था। जो बड़े बड़े वहाँ पे आप बोल सकते हैं कबीले थे, वो छोटे कबीलों को मार दे रहे थे। तो लोगों ने क्या किया, लोग जाते हैं राजा मनु के पास और उनसे समझौता करते हैं कि आप हमारी रक्षा कीजिए, हम आपको 1/10 1/10 अपने उपज का आपको एज अ रेवेन्यू देंगे, ठीक है। उसके बदले आप हमारी क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। तो ये समझौता सिद्धांत है। सेम ये दोनों का, कौटिल्य का और मनु का सेम रहेगा। निम्न में से किसने अपवाह का सिद्धांत दिया, अपवाह मीन ड्रेन थ्योरी। ड्रेन थ्योरी भी नेट में भी कई बार आ चुका है, दादा भाई नरोजी का। ड्रेन थ्योरी का मतलब है कि इंडिया से जो वेल्थ है, इंडिया का जो पैसा है, इंडिया सोने की चिड़िया है, वो सारा का सारा पैसा बाहर निकल रहा है, ड्रेन हो रहा है इंडिया से बाहर, ब्रिटेन की ओर। निम्नलिखित में से कौन वेदांत समाज का संस्थापक है, तो वेदांत समाज जो सोसाइटी है वो स्वामी विवेकानंद इसके संस्थापक हैं। क्वेश्चन नंबर 33, यहां पे आपको रिट्स को आपने मैच करना है कि इसका क्या मतलब होता है। परमादेश, परम आदेश यानी हम आदेश देते हैं, परम आदेश हम आदेश देते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हमें शरीर चाहिए कि हमें किस लिए कैद किया गया है आपको बताना पड़ेगा, हमें आप शारीरिक रूप से ज़्यादा टाइम तक इस तरीके से नहीं रख सकते, हमें शरीर चाहिए, हमें प्रेजेंट करो कि कहाँ पे वो विक्टिम है जिसको आपने कैद किया है।
अधिकार परीक्षा का मतलब होता है किस अधिकार से, आपसे अधिकार पूछ रहा है कि किस अधिकार से आपने ये काम किया है, किस अधिकार से आपने इस इंसान को कैद किया है, किस अधिकार से आपने इस इंसान की प्रॉपर्टी को सीज किया है। ठीक है। उत्प्रेषण का मतलब होता है कृपया पूर्णता सूचित कीजिए। ठीक है। तो ए का 2, तो ए का 2 यहीं पे है और यहाँ पे भी है, इसको भी देख लेते हैं। डी का 3 इसी में है, दैट्स मीन डी इसका करेक्ट आंसर है। विधि का शासन, ये सुमेलित करना है कहाँ पे किस प्रकार की का पॉलिटिकल सिस्टम है। रूल ऑफ लॉ इंग्लैंड में है, बिल्कुल सही बात। रूल ऑफ लॉ इंडिया में भी है लेकिन हमने इंग्लैंड से ही लिया है तो हमें इंग्लैंड इसका करना होगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी जिस प्रकार का लॉ है उसी के हिसाब से हम चलेंगे, ये भारत का है। वैधिक प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ संयुक्त राज्य अमेरिका में है। 2 प्रकार के न्यायालय फ्रांस में है। तो ये पूरे के पूरे ऑप्शन नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं 60% से 70% क्वेश्चन रिपीट हुए हैं नेट सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। तो आप समझ सकते हैं कितना इजी ये क्वेश्चन था। तो इसको देख लेते हैं। डी का 2 जहाँ पे होगा ओनली इसमें है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। सटीक क्या है? पोलिटेइया प्लेटो की रचना है। पोलिटेइया रिपब्लिक को ही बोला जाता है, रिपब्लिक, तो डेफिनेटली रिपब्लिक प्लेटो की रचना है। पोलिटेइया का मुख्य विषय न्याय है, तो बिल्कुल सही बात है। रिपब्लिक जस्टिस को लेके चली थी और जस्टिस इसका मुख्य विषय था। पोलिटेइया में उप आदर्श राज्य का विवेचन किया गया है। अब सब आइडियल स्टेट का जो विवेचन किया गया है उप आदर्श राज्य का द लॉज में किया गया है, द लॉज में, लेकिन ये रिपब्लिक में नहीं किया गया, तो ये इसका गलत होगा। इसे जीवन का समग्र दर्शन कहा जा सकता है। तो 1 2 4 करेक्ट होगा, 1 2 4, तो इसका सी करेक्ट आंसर है। अरस्तु का राज्य के विषय में कौन सा विचार सही है? अरस्तु का राज्य के बारे में विचार, राज्य व्यक्ति से पूर्व आया है, बिल्कुल सही बात। राज्य का सावयविक स्वरूप यानी ऑर्गेनिक नेचर ऑफ स्टेट, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने ऑर्गेनिक नेचर ऑफ स्टेट की बात की थी, यानी मनुष्य क्या है, स्टेट के अंग है और स्टेट पूरा का पूरा शरीर है। ऑर्गेनिक स्टेट की बात की है, बिल्कुल सही। राज्य में विभिन्नता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन द स्टेट, स्टेट इज मैन रिट लार्ज, तो 3 भी सही है, लेकिन स्टेट इज मैन रिट लार्ज ये नेट में भी आया था। ये प्लेटो की कोटेशन है, ना कि अरिस्टोटल की। बृहद रूप की बात प्लेटो करते हैं। तो 1 2 3 करेक्ट होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। लुशन पाई द्वारा चिन्हित राजनीतिक विकास के 3 सामान्य लक्षण है। लुशन पाई ने दिया है ECD मॉडल, इक्वालिटी, कैपेसिटी एंड डिफरेंशिएशन। तो इसको कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इक्वालिटी, कैपेसिटी एंड डिफरेंशिएशन। तो ये होगा 1 3 4, डी इसका करेक्ट आंसर है। वह संप्रभु जिसे वकील मान्यता प्रदान करते हैं, उसके पीछे एक और संप्रभु जिसके समक्ष वैधिक संप्रभु नमन करता है, यह शब्द विवेचित करता है। अब देखिए, वह संप्रभु जिसे वकील मान्यता प्रदान करते हैं, ठीक है। वकील किसे मान्यता प्रदान करते हैं? संविधान को। संविधान वो कानून है जिसे वकील मान्यता प्रदान करते हैं। उसके पीछे, संविधान के पीछे एक और संप्रभु है जिसके समक्ष वैधिक संप्रभु नमन करता है, उसे कहा जाता है लोकप्रिय संप्रभु सत्ता। आई थिंक इसका यही होगा, लेकिन कुछ लोग इसका राजनीतिक प्रभु सत्ता भी बोल रहे हैं, तो एक बार आप इसको क्रॉस चेक कर लें, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है?
वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक परिघटना है? नहीं। ग्लोबलाइजेशन प्योरली एक इकोनॉमिक फिनोमिनन नहीं है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के साथ क्या है, कल्चर भी ट्रांसफर हो रहा है। एक देश का कल्चर दूसरे देश के कल्चर के साथ मिक्स हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन से कल्चर के साथ क्या है, आप देख सकते हैं इकोनॉमी भी हो रहा है, पॉलिटिक्स भी हो रहा है, बहुत कुछ क्या है हो रहा है। तो ये आर्थिक परिघटना नहीं है केवल। वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में हुई। 1991 में तो भारत में हुई, ठीक है, वर्ल्ड में नहीं हुई। वैश्वीकरण की शुरुआत तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले शुरू हो गई थी। वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण समान है। ग्लोबलाइजेशन इज सेम थिंग एज वेस्टर्नाइजेशन। वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। बिल्कुल सही बात है। ग्लोबलाइजेशन इज अ मल्टी डायमेंशनल फिनोमिनन, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक एक्सचेंज भी हो रहा है, पॉलिटिकल भी हो रहा है, इसमें सोशल एक्सचेंज हो रहा है, कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है। तो बहुआयामी ये परिघटना है। डी करेक्ट आंसर होगा। कौन से राष्ट्रपति गवाही के लिए सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे? तो इसको आप एक बार चेक कर ले। आई थिंक इसका आंसर 1, 2, 3 भी हो सकता है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का हम कमेंट बॉक्स में देखेंगे करेक्ट आंसर क्या है। राज्य एक आवश्यक बुराई है, तो यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये व्यक्तिवाद बोलते हैं। सब कुछ राज्य के अंदर, सब कुछ राज्य के अंदर, यानी राज्य के बाहर हमने कुछ करना ही नहीं है। मेक इन इंडिया, सॉरी मेक इन जर्मनी, ये मेक इन इटली। तो ये जो संदर्भ है ये फांसीवाद से जुड़ा हुआ है। ये संदर्भ आपका नाजीवाद से जुड़ा हुआ है। मुसोलिनी ने क्या किया था कि सब कुछ राज्य के अंदर ही बनाएंगे, हम किसी से कुछ ना खरीदेंगे ना किसी को कुछ बेचेंगे, हम सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी बनाएंगे, इंडिया की तरह जो भी बात चली है, ठीक है। तो सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी, सब कुछ राज्य के अंदर की बात करते हैं, फांसीवाद, ठीक है। राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है, राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है, ये आदर्शवाद बोलता है कि एक जो आदर्शवाद को आप इसको हीगल के साथ भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, कि राज्य कैसे बना, व्यक्तियों से बना। अरस्तु भी यही बात करते हैं। वर्ग विहीन समाज की बात करते हैं, वैज्ञानिक समाजवाद। तो देखते हैं 1 का 4 2 जगह है, उसके बाद बी का 3 दैट्स मीन डी करेक्ट आंसर है इसका। एक व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम, सिस्टम की विशेषता आपको बतानी है। कॉम्प्रिहेंसिवनेस, बिल्कुल सही बात, सिस्टम के अंदर कॉम्प्रिहेंसिवनेस होती है, ये डेविड स्टन की सिस्टम अप्रोच से जुड़ा हुआ है। इंटरडिपेंडेंसी, बिल्कुल सही बात है, उसके बीच इंटरडिपेंडेंसी होती है। सिस्टम के अंदर जितने भी अंग होते हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ बाउंड्रीज, तो बाउंड्रीज भी इसके अंदर होती है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की उपलब्धता, संसाधनों की उपलब्धता ये थोड़ा डाउटफुल है, लेकिन संसाधनों की उपलब्धता भी सिस्टम के अंदर होनी चाहिए, जिसको कैपेसिटी के साथ उन्होंने डिफाइन किया है डेविड स्टन ने। तो इसका डी करेक्ट आंसर होना चाहिए। व्हाट इज करेक्ट अबाउट कार्ल मार्क्स? कार्ल मार्क्स के बारे में सही क्या है? राज्य बुर्जुआ वर्ग की कार्यकारिणी समिति है। स्टेट इज एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ बुर्जुआज, बिल्कुल सही बात है। राज्य शोषण करने वाली संस्था है, बिल्कुल सही बात है। राज्य कुम्हला जाएगा, स्टेट विल विदर अवे, यानी राज्य धीरे धीरे क्या है श्रिंक हो जाएगा और खत्म हो जाएगा, तो ये भी बात की है। स्टेट विल डिसॉल्व, राज्य खत्म हो जाएगा, विघटित हो जाएगा, तो ये भी बात की है। तो डी करेक्ट आंसर होगा। मनु की शागुण्य नीति में क्या सम्मिलित है? तो शागुण्य नीति हमने कौटिल्य की भी देखी, और ये मनु की शागुण्य नीति की यहाँ पे बात की गई है। में क्या सम्मिलित नहीं है वो आपने बताना है। संधि है, विग्रह है, संश्रय है, ओके, तो इसमें नहीं होगा व्यवहार 3, इसमें नहीं होगा युद्ध और समय, तो
3 4 5, 3 4 5 सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र संबंधित है। जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी लाइक स्विट्जरलैंड, अमेरिका भी ले सकते हैं, लेकिन प्योर जो है वो स्विट्जरलैंड में है। तो वहाँ पे रेफरेंडम होता है, जनमत संग्रह होता है, वहाँ पे रिकॉल की फैसिलिटी होती है। अगर हमारे प्रतिनिधि कोई अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं संसद के अंदर तो उन्हें वापस बुला सकते हैं, हम आरंभन कर सकते हैं, इनिशिएटिव सिटीजन ले सकते हैं अपने लेवल पर, और इलेक्शन तो वहाँ पे होते ही होते हैं। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नो, डी इसका आंसर नहीं होगा, 3 इसका आंसर होगा। अब इलेक्शन डायरेक्ट डेमोक्रेसी का पार्ट नहीं है, इनडायरेक्ट भी होगी, वहां पे भी तो इलेक्शन हो गए। तो मुझे लगता है इसका 3 करेक्ट आंसर होना चाहिए। इलेक्शन इसका इलेक्शन क्योंकि हर डेमोक्रेसी में होते, वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, लेकिन डायरेक्ट का पूछा है तो ये 3 होंगे। मान लीजिए लोकसभा की सदस्य संख्या 544 है, 15 स्थान रिक्त है, सदन राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया पर विचार कर रहा है, मतदान के समय सदन में 520 सदस्य उपस्थित है, इनमें से 501 सदस्य मतदान करते हैं, प्रस्ताव के विरुद्ध 168 वोट प्राप्त हुए, तो क्या होगा। अब देखिए, अगर राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग पास होता है तो 2/3 मेजोरिटी से वो पास होना चाहिए, ठीक है। प्रस्ताव के विरुद्ध, अब टोटल जो मतदान करते हैं 501 में से 168 विरुद्ध है, तो 168 हम माइनस कर लेते हैं। 11 में से 8 गए 3, और 9 में से 6 गए 3, 4 में से 1 गया 5, 4 में से 1 गया 3, तो 333, ठीक है। 333 मेंबर हमारे पास है, जो कि 2/3 से ज़्यादा है, 66% से ये ज़्यादा है। दैट्स मीन क्या होगा, प्रस्ताव पारित हो जाएगा। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा है, यह किसका कथन है। संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा है, ये विलोबी का कथन है। विश्वास करो, आज्ञा मानो और लड़ो, यह किसने कहा। टू बिलीव, टू ओबे, टू फाइट, हु सेड। तो आई थिंक ये मुसोलिनी का ही है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। पुरानी शब्दावली और नई शब्दावली आपने मैच करनी है। राज्य, शक्तियां, संस्थाएं, जनमत, संरचनाएं, राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संस्कृति, कृत्य। स्टेट, ओल्ड टर्मिनोलॉजी, स्टेट को कहा जाता राज्य कहा जाता था, अब कहा जाता है आई थिंक पॉलिटिकल सिस्टम। यस, यही होगा। पावर को अभी कहा जाता है, इंस्टीट्यूशन को कहा जाता है स्ट्रक्चर्स। पब्लिक ओपिनियन को कहा जाता है पॉलिटिकल कल्चर, और पावर्स को कहा जाएगा फंक्शंस। तो ए का 2 यहाँ है, बी का 4 यहाँ है, सी का 1 ओनली यहाँ है, और डी का 3 यहाँ है। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन एवं चार्ल्स फूरियर किस विचारधारा से संबंधित है। तो ये यूटोपियन सोशलिज्म से जुड़े हुए हैं, सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर और रॉबर्ट ओवन। तो मेरे वेस्टर्न थॉट के नोट्स में ये क्लियरली मेंशन है, इंडेक्स के अंदर ही। सही क्या है, सही है जो वो आपको यहाँ पे बताना है। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है। जो स्टैड क्वेश्चन होते हैं जिसके ऊपर तारा अंकित होता है, उसके आप मौखिक उत्तर दे सकते हैं। मतलब आप स्टार हो, आप जो चाहे वो बोलो, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, ठीक। तारांकित प्रश्नों का उत्तर लिखित दिया जाता है। नो, तो ये तो गलत ही हो गया जब पहला सही है।
अतारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है, नो। अतारांकित प्रश्नों का उत्तर लिखित दिया जाता है, बिल्कुल सही। तारांकित प्रश्न पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है, आई थिंक यस। अतारांकित प्रश्नों पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है, नो। प्रश्नकाल में प्रश्नों के उत्तरों पर बहस की जा सकती है, नो। तो इसका 1, 4, 5, 7, 1, 4, 5, 7 इस तरीके का देखते हैं। हाँ, ये इसका होगा 7 नहीं, 7 तो गलत है, 8वां। 1, 4, 5, 8 सी इसका करेक्ट आंसर है। वित्त विधेयक के विषय में सही क्या है? वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। फाइनेंशियल बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली, बिल्कुल सही है। वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति का पूर्व हस्ताक्षर आवश्यक है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा इसे पारित करने से इनकार कर सकती है, ये भी बिल्कुल सही है। राज्यसभा इसे कैन रिफ्यूज टू पास इट, लेकिन अगर वो रिफ्यूज कर देती है तो उसको ऑटोमेटिकली पास माना जाएगा। हाँ, रिफ्यूज कर सकती है लेकिन ऑटोमेटिकली पास माना जाता है। राष्ट्रपति से पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकता है, नहीं लौटा सकता है। तो इसका सी करेक्ट आंसर होगा, 1, 2, 3। सही क्या है वो आपको बताना है। राष्ट्रपति को प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा संकल्प से हटाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3, एक सही है। राष्ट्रपति को प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है, तो ये ज्यादा सही है। इसके मुकाबले उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रथमतः राज्यसभा से बहुमत द्वारा पास किया जाता है। इसको देखते हैं। दो तो है। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रथमतः राज्यसभा से तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाता है, तो ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। 2, 4। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत के द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 2, 4 एंड 6, तो ये गलत है, ये सही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, नियंत्रक महालेखा परीक्षक और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के मध्य किन विषयों में समानता है? नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, नियंत्रक महालेखा और मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। पदच्युति प्रक्रिया, रिमूवल प्रोसीजर, इनको रिमूव कैसे किया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को और निर्वाचन आयुक्त को और कैग को, इनके महाभियोग प्रस्ताव इनके खिलाफ लाया जाता है, तो सेम है। और कार्यकाल जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का रहता है वो रहता है 65 ईयर तक, ठीक है। नियंत्रक महालेखा का भी आई थिंक 65 है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इसका मुझे लगता है 62 है, लेकिन एक बार आपने क्रॉस चेक कर लेना है। मुझे इसका जो सही लग रहा है 1, 2 ही मुझे इसका सही लग रहा है। वेतन तो सबके अलग अलग है, कार्यकाल में डाउट है, लेकिन उस हिसाब से कोई ऑप्शन नहीं बन रहा है, तो इसका 1 और 2
करेक्ट यहाँ पे लग रहा है। यदि राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र के लिए सूचना जारी करता है और इसी बीच लोकसभा का विघटन हो जाए तो क्या होगा? अब देखो, राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र के लिए सूचना जारी कर रहा है कि आपको क्या है, जॉइंट मीटिंग बिठानी है, लेकिन उसी बीच क्या है, लोकसभा विघटन हो जाएगी तो क्या होगा? यथा समय संसद का संयुक्त सत्र होगा, यथा समय संसद का संयुक्त सत्र आयोजित नहीं होगा, राष्ट्रपति इस विषय पर निर्णय लेगा, विधेयक लैप्स हो जाएगा। तो आई थिंक विधेयक यहाँ पे लैप्स हो जाएगा क्योंकि लोकसभा विघटित हो चुकी है। इनमें से कौन सा राष्ट्रपति की विधायी शक्ति नहीं है? प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर इनमें से कौन सी नहीं है? तो एक्चुअली ये जो 55 क्वेश्चन है ये डाउटफुल मुझे लग रहा है। इसको एक बार आपने कमेंट बॉक्स में लिख लेना कि क्या ये सही है। डी इसका आंसर। इनमें से कौन सा राष्ट्रपति की विधायी शक्ति नहीं है? प्रेसिडेंट की जो विधायी शक्ति आप बोल सकते हैं लेजिस्लेटिव पावर, संसद का सत्र आहूत करना, बिल्कुल सही बात है। संसद का सत्र जो ये बुलाते हैं वो डेफिनेटली लेजिस्लेटिव पावर है क्योंकि वहाँ पे क्या है, विधायी प्रक्रिया करनी होती है, क्योंकि कानून बनाने के लिए ही ये बुलाते हैं। संसद को संदेश भेजना, बिल्कुल सही बात है। संसद को संदेश किसी लॉ से रिलेटेड या फिर विधायी प्रक्रिया से रिलेटेड होता है। संसद के सदस्यों को नामांकित करना और अध्यादेश जारी करना, डी करेक्ट आंसर होगा। चारों के चारों ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति था? उपराष्ट्रपति इनमें से कौन था? डॉक्टर राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह। तो ज्ञानी जैल सिंह थे ये हमारे राष्ट्रपति थे, अहमद भी हमारे राष्ट्रपति थे, जाकिर हुसैन भी राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन एक यहाँ पे करेक्ट मुझे लग रहा है। निम्नलिखित में से कौन एक देश बिम्स्टेक जो 1997 में प्रारंभ हुआ का सदस्य नहीं है? बिम्स्टेक का सदस्य बांग्लादेश है, भारत है, चीन है। नो, चीन नहीं है, थाईलैंड है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, सी, थाईलैंड इसका, डी, चाइना इसका सदस्य नहीं है, थाईलैंड है। निम्नलिखित में से कौन गोखले के राजनीतिक गुरु थे? गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे रानाडे। नौकरशाही की विशेषताएं क्या है? जो नौकरशाही होती है, ब्यूरोक्रेसी होती है, हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये कंट्रोल्ड बाय रूल होती है, इसलिए इसको लीगल रैशनल कहा था मैक्स वेबर ने। फॉर्मेलिटी इसमें होती है, एक्चुअली रेड टेपिज्म भी इसमें होता है। टेक्निकल स्पेशलाइजेशन ये भी हो सकता है, लेकिन टेक्निकल जो स्पेशलाइजेशन होता है वो एफडब्ल्यू टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर ज़्यादा होता है। कंजर्वेटिज्म भी इसमें होता है, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। तो इसको देख लेते हैं, 1 और 2 तो है, 1 और 2 है। उसके बाद इसके अंदर 4, 1 2 4 औपचारिकता को भी अगर इसमें हम ले लेते हैं, 1 2 4 6 राजनीतिक तटस्थता, कंजर्वेटिज्म। ये थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, सारे के सारे लग रहे हैं इसके राइट आंसर, लेकिन इसका ए करेक्ट आंसर हो सकता है क्योंकि टेक्निकल स्पेशलाइजेशन जो थी वो एफडब्ल्यू टेलर के उसमें थी। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी ब्यूरोक्रेसी में हो ऐसा आई थिंक जरूरी नहीं है। पंचशील में क्या सम्मिलित था? पंचशील ये 1954 में हुआ था। इसके अंदर 5 हमने सिद्धांत अपनाए थे: नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस, इक्वालिटी एंड कोऑपरेशन, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। ठीक है,
तो डी इसका करेक्ट आंसर है। किसने आंतरिक आपातकाल को अनुशासन पर्व कहा था? आंतरिक आपातकाल को अनुशासन पर्व कहा था। आई थिंक विनोबा भावे इसका करेक्ट आंसर होगा। मंत्रिमंडलीय सरकार की विशेषता क्या नहीं है? राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की अध्यक्षता नहीं करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है, तो एक गलत होगा इसमें। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य एकीकरण, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच एकीकरण होता है। राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है। राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है। व्यवस्थापिका कार्यपालिका के मध्य शक्ति का पृथक्करण, तो इसका 2 और 3 करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य शक्ति का पृथक्करण नहीं होता है, क्योंकि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य एकीकरण होता है। तो 2 और 3 करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर है। कोरिया संकट में भारत की भूमिका क्या थी? वह कोरिया पर संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी आयोग में शामिल था। वह कोरिया पर बिल्कुल आयोग में शामिल था भारत। वह तटस्थ राष्ट्रों के देश प्रत्यावर्तन आयोग का अध्यक्ष था। उसने कोरिया में शांति सेना भेजी। उसने 25 जून 1950 के आक्रमण की आलोचना की थी। तो एक और 3 तो है, दैट्स मीन 2 भी इसका होगा। सी इसका करेक्ट आंसर लग रहा है। यहाँ पे 2 सूचियों को सम्मिलित करना है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली होती है, लाइक अमेरिका की शासन प्रणाली, वहाँ पे शक्तियों का पृथक्करण किया जाता है। संसदीय शासन प्रणाली, संघात्मक शासन, संघात्मक शासन में क्या होता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए न्यायिक शक्तियों का पृथक्करण किया जाता है। और संसदीय शासन में शक्तियों का एकीकरण किया जाता है। तो देखते हैं, ए का 4 2 जगह है। उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता, डी का 2 दोनों जगह है। अब देखते हैं संघात्मक शासन, सी का 1 इसमें है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे अभिकथन दिया गया है और रीजन दिया गया है। अध्यक्षात्मक पद्धति को अनुत्तरदायी सरकार माना जाता है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत शासन के तीनों अंगों को पारस्परिक हस्तक्षेप से मुक्त रखता है। तो आर तो बिल्कुल ठीक है। जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो इसीलिए लाया जाता है ताकि शासन के तीनों अंग एक दूसरे के कामों में हस्तक्षेप ना करे। अब प्रेसिडेंशियल जो गवर्नमेंट होती है उसको अनुत्तरदायी सरकार माना जाता है, ये थोड़ा गलत लग रहा है यहाँ पे। तो ए गलत होगा, आर सही, तो इसका डी करेक्ट आंसर यहाँ पे लग रहा है। दबाव समूह का कार्य है शासन की आलोचना करना, शासन का विरोध करना, शासकीय अधिकारियों का भयादोहन करना, यानी ब्लैकमेल करना। तो ब्लैकमेल करना तो इनका काम नहीं है। और चुनाव लड़ना, तो चुनाव लड़ना भी बिल्कुल काम नहीं है। चुनाव लड़ेंगे तो ये पॉलिटिकल पार्टी हो जाएंगे, लेकिन ये दबाव समूह है। तो 1 और 2 करेक्ट आंसर होगा। न्यायपालिका संविधान की सर्वोच्चता को कैसे बनाए रखती है? न्यायिक पुनरावलोकन द्वारा, जुडिशियल रिव्यू के द्वारा, बिल्कुल सही बात है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा, बिल्कुल सही बात है। वैधिक प्रक्रिया द्वारा, बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब अगर आप इसको इंडिया के संदर्भ में देखेंगे, न्यायपालिका संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखता है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये इंडिया के लिए है। बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिका के लिए है।
ठीक है, लेकिन दोनों में संविधान की रक्षा होती है तो दोनों सही होंगे। इशूइंग रिट फॉर फंडामेंटल राइट, तो बिल्कुल सही बात है, ये फंडामेंटल राइट का अगर कोई हनन करता है तो उसके खिलाफ ये रिट को जारी कर सकते हैं, जिससे संविधान की सर्वोच्चता बनी रहती है। डी करेक्ट आंसर होगा। रूसो की सामान्य इच्छा हॉब्स का लेवियथन है जिसका सिर काट डाला है, यह किसने कहा? तो इसमें से किसी ने भी ये नहीं कहा है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन अपने पद की, ये हॉर्नशाह ने कहा था, एक्चुअली इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हॉर्नशाह। कौन अपने पद की शपथ लेता है? कौन अपने पद की शपथ लेता है? पद की शपथ लेते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। अब स्पीकर और राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति तो उपराष्ट्रपति ही हुआ। तो अगर 1 और 2 है, 4 भी है, तो स्पीकर को भी लेके चलें इसमें, तो इसका करेक्ट आंसर डी बन रहा है। सुमेलित कीजिए, यहाँ पे आपको सूची को सूची 2 से मिलाना है। अरस्तु, अरस्तु कहता है राज्य व्यक्ति से पूर्व आया है। हीगल, हीगल कहता है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। ग्रीन, शक्ति नहीं इच्छा ही राज्य का आधार है। और मार्क्स कहता है राज्य कुमला जाएगा। तो पीछे ये क्वेश्चन एक आया था, उसी से रिलेटेड आगे ये क्वेश्चन, उसका आंसर आपको इसी क्वेश्चन पेपर में मिला। तो देख लेते हैं। ए का 4 2 जगह है, बी का 3 ओनली यहाँ पे है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। एक विधेयक को कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति का हस्ताक्षर क्यों आवश्यक है? एक जो लॉ है, एक जो बिल है, उसको लॉ बनाने के लिए राष्ट्रपति क्यों हस्ताक्षर करता है? राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही बात है। ये हमारा प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, भले ही नाम मात्र है लेकिन अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति राष्ट्र की संप्रभुता का प्रतीक है। राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर कर उसे लागू करने की जिम्मेदारी लेता है। नो, राष्ट्रपति उसे लागू करने की जिम्मेदारी नहीं लेता है। जिम्मेदारी मतलब कि प्रेसिडेंट उसके लिए जिम्मेदार होगा, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारा नाम मात्र का प्रेसिडेंट है। वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल है, तो जिम्मेदारी उनकी बनती है, राष्ट्रपति की नहीं। वह जनता के प्रति उत्तरदायी है, तो राष्ट्रपति कभी भी जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। ठीक है, तो एक तो इसका है, दूसरा भी हम मान के चले तो संप्रभुता का प्रतीक है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्राचीन यूनान में प्रजातंत्र का विरोध किसने किया? डेमोक्रेसी का प्लेटो और एरिस्टोटल दोनों ने विरोध किया है, तो 1 और 2 दोनों, सी करेक्ट आंसर होगा। भारत एक गणराज्य है क्योंकि, गणराज्य यानी रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? जहां पे देश का अध्यक्ष लोगों द्वारा चुना जाता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो राजा है हमारा, उसको हम चुनते हैं। भारत एक गणराज्य है क्योंकि प्रस्तावना में उल्लिखित है, बिल्कुल प्रस्तावना में लिखा है हम एक गणराज्य है। राष्ट्रपति का पद निर्वाचित होता है, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, बिल्कुल सही बात है। अगर राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं होता तब तो राजतंत्र होना था वो। शासन में कोई भी पद वंशानुगत नहीं है, राष्ट्रपति संसद का अंग है। तो इसका होगा 1 2 3 ए करेक्ट आंसर है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के विषय में सही क्या है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। मतदाता सभी उम्मीदवारों को मत देते हैं। एकल संक्रमणीय मत पद्धति जो कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उपयोग में लाई जाती है। लाइक अगर हमारे पास 1 2 और 3 उम्मीदवार राष्ट्रपति के पद के लिए खड़े हैं
तो जो वोटर है हमारे विधान पालिका या संसद के सदस्य, उनको जो प्रेफरेंस दिया जाएगा वो 3 मत उनको देने का अधिकार है, वो 3 जगह मत दे सकते हैं। तो मतदाता सभी उम्मीदवारों को मत देते हैं। सभी उम्मीदवारों को मत देना मतदाताओं के लिए आवश्यक होता है। मतदाता उम्मीदवारों को वरीयता के आधार पर मत देते हैं। तो 1 और 1, 2, 3 आई थिंक इसका ए ही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि उसको प्रेफरेंस के आधार पर, प्रेफरेंशियल ये सिस्टम होता है। प्रेफरेंस मतलब लाइक 3 उम्मीदवार खड़े हैं, 1, 2 और 3, तो इस उम्मीदवार को चाहे तो ये तीनों वोट दे दे, या ऐसा करे कि 2 वोट इसको दिया, 1 वोट इसको दिया। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि सभी को मत देना यहाँ पे अनिवार्य नहीं है। 1 और 3 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। 1 और 3 डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सभी उम्मीदवारों को मत देना आवश्यक नहीं है। अगर उसके पास 3 मत है तो वो तीनों के 3 मत 1 को ही दे सकता है। ठीक है, सुमेलित यहाँ पे करना है लॉर्ड ब्राइस, प्लेटो, एरिस्टोटल एंड मैकियावेली। तो एरिस्टोटल की जो मेथड था, उनका मेथड था आगमनात्मक प्रणाली, इंडक्टिव मेथड यूज़ किया था एरिस्टोटल ने। प्लेटो ने किया था डिडक्टिव यानी निगमनात्मक। मैकियावेली ने यूज़ किया है अब इसको देख लेते हैं, बी का 4 ओनली यहाँ पे है, तो इसका करेक्ट आंसर तो हमें मिल गया है सी, ए का 3। लॉर्ड ब्राइस ने किया है ऑब्जर्वेशनल और मैकियावेली ने किया है ऐतिहासिक पद्धति, क्योंकि इन्होंने हिस्ट्री ऑफ रोमन एम्पायर लिखी है। आपको पता होगा हिस्ट्री ऑफ रोम मैकियावेली की बुक है, जिसमें इन्होंने हिस्टोरिकल मेथड का प्रयोग किया है। संविधान में प्रधानमंत्री के विषय में क्या लिखा गया है? वह मंत्रिपरिषद का मुखिया होगा। ऐसा तो नहीं लिखा गया है कहीं कि मंत्रिपरिषद का वो मुखिया होगा, क्योंकि मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। वह संसद का सदस्य होगा, तो संसद का सदस्य होना ऐसा भी नहीं लिखा गया है। वो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होगा, तो ऐसा तो प्रधानमंत्री के बारे में लिखा गया है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के यहाँ पे मैं राष्ट्रपति को लेके चला हूँ, ये प्रधानमंत्री के बारे में बात की गई है। वह मंत्रिपरिषद का मुखिया होगा, बिल्कुल होगा। वह संसद का सदस्य होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। संसद के बाहर से भी प्रधानमंत्री हो सकता है, हालांकि उसको 6 महीने के अंदर संसद की सदस्यता लेनी होती है। वह लोकसभा के बहुमत दल का नेता होगा, ऐसा भी आई थिंक नहीं लिखा गया है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ये लिखा गया है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो 1, 4 और 5 करेक्ट होगा, इसका डी करेक्ट आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया है? एकमात्र आर्टिकल 352 के अंतर्गत कैबिनेट शब्द का उपयोग किया गया है। द्वंद्ववाद से जुड़े हैं। सबसे पहले सोक्रेट्स ने डायलेक्टिकल जो मेथड है उसको यूज किया था, जिसे संवाद शैली कहा जाता है। उसके बाद प्लेटो इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उसके बाद हीगल ने दिया था, हीगल से मार्क्स ने लिया था। तो ये चारों डायलेक्टिकल मेथड से रिलेटेड है। यहाँ पे राष्ट्रपतियों को आपने मैच करना है कि किन्होंने इनमें से किसने किस प्रकार का अपना जो वीटो पावर है यूज की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ज्ञानी जेल सिंह और बीडी जत्ती। जो ज्ञानी जेल सिंह है, इन्होंने पॉकेट वीटो यूज किया था, पॉकेट वीटो। तो सी का 1 होगा, सी का 1 मात्र यहाँ पे है, तो 20 का करेक्ट आंसर होगा। संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित निम्नांकित का सही क्रम आपने बताना है। संविधान के अंदर सबसे पहले स्वतंत्रता है, उसके बाद समानता है, सबसे पहले न्याय है, न्याय के बाद स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता के बाद आपका समानता और सबसे लास्ट में बंधुता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी।
भारत में संपत्ति का अधिकार है एक कानूनी अधिकार, लीगल राइट है। ये हमारे आर्टिकल 300A के अंदर दिया गया है। पहले मौलिक अधिकार था लेकिन अब कानूनी अधिकार ये रह गया है। कौटिल्य के अनुसार निशास्त परिमार्थ शासनहार किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके राजदूत व्यवस्था से। तो डिफरेंट टाइप के राजदूत होते थे, वेतनभोगी और राजशाही, शाही राजदूत जिन्हें कहा जाता है। तो उसको इन्होंने डिवाइड किया है निशास्त परिमार्थ और शासनहार में। किस दार्शनिक ने प्रजातंत्र को शासन का विकृत रूप माना है? विच फिलोसफर हैज ट्रीटेड डेमोक्रेसी एज परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नेंस? तो शासन चक्र के बारे में अगर हम देखें तो पॉलिटी सही रूप है, उसका ऑपोजिट है लोकतंत्र या डेमोक्रेसी। तो दो टाइप का, अच्छा रूप और बुरा रूप, ये बात की है एरिस्टोटल ने। तो प्लेटो के कई लोगों ने किया है लेकिन यहाँ पे परवर्टेड रूप कहा है, तो ये एरिस्टोटल होगा। उपयोगितावाद को सुअर दर्शन किसने कहा? पिग फिलॉसफी कहा था कार्लाइल ने। ये एक मानवतावादी दार्शनिक थे, क्योंकि बेंथम ने कहा कि एक शराब पीकर कोई इंसान नाली में पड़ा है और एक किताबें पढ़ के सुख ले रहा है, तो दोनों का सुख बराबर है, इसलिए सुखवादी दर्शन को सुअर दर्शन कहा था कार्लाइल ने। राज्यपाल के लिए अहर्ताएं हैं। राज्यपाल भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी लाभ के पद पे नहीं हो, वह किसी संसद विधानमंडल का सदस्य ना हो। तो ऐसा तो नहीं है, 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। कार्यपालिका के कार्यों के संदर्भ में क्या सुमेलित है? व्हाट इज मैच द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव? एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है? देश में शासन करना, टू रूल ओवर द कंट्री, एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ। एक तो होगा, एक तो राइट होगा, क्योंकि जो आपकी कार्यपालिका शक्ति होती है वो लाइक प्रधानमंत्री हो या आपका राष्ट्रपति हो, दोनों क्या है, रूल करते हैं, शासन करते हैं देश के ऊपर, और कानूनों का क्रियान्वयन भी ये करते हैं। नियमों का निर्माण करना, तो प्रधानमंत्री नियमों का निर्माण करता है, राष्ट्रपति भी नियमों का निर्माण करता है, क्योंकि वो उसके ऊपर जब तक हस्ताक्षर ना करे तब तक कोई भी बिल कानून नहीं बनता है। टू मेक लॉज, कानूनों का निर्माण करना, तो ये भी सही है, तो डी करेक्ट आंसर होगा। आर्टिकल 20 इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल ज्योपार्डी, ज्योपार्डी जिसको कहा जाता है दोहरे दंड से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन यानी अपने खिलाफ कोई भी गवाही नहीं दे सकता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम डेथ। तो ऐसा तो नहीं है, इसका 3 करेक्ट आंसर होगा, 1, 2, 3। लोकसभा चुनाव के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है? लोकसभा चुनाव 1962 में हुए हैं, 2004 में भी हुए हैं, 2000 में नहीं हुए हैं, 1990 में भी नहीं हुए हैं, 1984 में हुए हैं, 72 में नहीं हुए हैं, 89 में। तो 3, 4, 7, 8, तो 3 ही यहाँ पे दिए है, तो 3, 4 और 8, 3, 4 और 8 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यस, 1997 में हुए हैं, सी इसका करेक्ट आंसर है। आमंड ने संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम के निर्गत के संदर्भ में से क्या सुमेलित है? What is matched in the context of output of Amond's structural functional approach? Regulatory यानी विनियमात्मक, डिस्ट्रीब्यूटिव, प्रतीकात्मक, राजनीतिक सहभागिता। तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात तो आउटपुट में उन्होंने नहीं की है, सिंबॉलिक की भी उन्होंने बात नहीं की है। बचे आपके रेगुलेटरी काम होता है
गवर्नमेंट का और डिस्ट्रीब्यूटिव हो सकता है। तो इसका बी मुझे करेक्ट आंसर लग रहा है। निम्नलिखित में से कौन कार्यपालिका का पदेन सदस्य होता है? निम्नलिखित में से कौन कार्यपालिका का पदेन सदस्य होता है? Who of the following is ex officio member of executive? तो ex officio member of executive मंत्रिपरिषद के सदस्य, उपराष्ट्रपति, विरोधी दल का नेता लोकसभा, विरोधी दल का नेता राज्यसभा। तो मंत्रिपरिषद के सदस्य तो होते हैं एक्स ऑफिसियो मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव, क्योंकि कार्यपालिका के कार्य मैक्सिमम मंत्रिपरिषद के द्वारा किए जाते हैं और उपराष्ट्रपति एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं आपके राज्यसभा के, तो वो भी कार्यपालिका का काम करते हैं वहाँ पे। तो 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। लोक लेखा समिति के संदर्भ में क्या सही है? इसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। इसमें प्रत्येक सदस्य का 1 वोट होता है। इसका कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल पर निर्भर करता है। नो, इसका कार्यकाल एक साल के लिए होता है। वित्त मंत्री यदि लोकसभा का सदस्य है तो समिति का सचिव होता है। नो, इसका 1 और 2 करेक्ट आंसर होगा। कौन से राज्य 1950 के बाद बनाए गए थे? 1950 के बाद बनाए गए राज्य, पंजाब तो पहले से बना राज्य है। पंजाब में से हरियाणा 1967 में बना है। आंध्र प्रदेश 1950 ये 1950 में पहला राज्य बना था जो भाषा के आधार पे बना था। गुजरात 1960s में। महाराष्ट्र भी पहले से बना है। बिहार भी पहले से बना है और राजस्थान भी पहले से बना है। तो यहाँ पे 1, 2, 3 और 4। डी यहाँ पे लग रहा है 2, 3, 4, 5, लेकिन ये राजस्थान को भी लेके चल रहा है। एक बार फिर से इसको देखते हैं। 1950 के बाद बनाए गए राज्य हरियाणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन से मौलिक अधिकार अनागरिकों को भी दिए जाते हैं? अनागरिक मतलब फॉरेनर्स को भी दिए जाते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, अपराधी को दोष सिद्धि के संबंध में, फ्रीडम टू मैरिज रिलीजियस अफेयर, नो, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। एक, 2, 5, 1, 2, 5 इसका करेक्ट आंसर होगा, लेकिन 1, 2, 5 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो एक बार इसको फिर देख लेते हैं। एक तो है विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अगर उन्हें हम नहीं दे, 1, 5 मान के चलते हैं, 1 और 5, तो इनमें से किसी में भी नहीं है। विधि के समक्ष समानता भी हम नहीं रखते हैं, तो अपराधी को दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और 5 लेके चलते हैं, 3 और 5, 3 और 5 इनमें से सारे के सारे एक जैसे ही लग रहे हैं। एक बार इसको आपने चेक कर लेना है। संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक कौन है? तो यह है लास्की, मैकाइवर, डुग्वी, फिगिस। ये आपने मैच करनी है। यहाँ पे 2 सूचियाँ दी गई है, यहाँ पे थ्योरीज जो इन्होंने दी है।
थ्योरीज के साथ आपने मैच करना है। नॉबर्ट वियनर ने दी है साइबरनेटिक की थ्योरी ऑफ साइबरनेटिक्स। कार्ल ड्यूश ने संचार का सैद्धांतिक स्तर। रॉबर्ट सी नॉर्थ ने संचार सिद्धांत की विश्लेषणात्मक संभावना, संचार का सैद्धांतिक स्तर, थ्योरेटिकल लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, ये दिया है नॉबर्ट वियनर ने। और कार्ल ड्यूश ने एनालिटिकल पॉसिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन थ्योरी। एक का दो। एक का दो जगह है। बी का 4 कम्युनिकेशन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संबंधित है पाम ऑफ राइट हैंड, को एंड काफ, पेयर ऑफ बुलॉक्स। ये डी इसका आंसर होगा। आपके पास 2 गाय है, सरकार आपसे दोनों गाय ले लेगी और आपको दूध बेचेगी। यह कथन किस विचारधारा से संबंधित है? यह है फांसीवाद से संबंधित, कि दोनों गाय आपसे ले लेगी और आपको ही उल्टा उसका दूध बेचेगी। दल विघटन के संदर्भ में सुमेलित क्या है? यहाँ पे पार्टी डिफेक्शन के बारे में क्या सही है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तेलुगु देशम पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, बहुजन समाजवादी पार्टी। तो सबसे पहले जो ये आएगी वो आएगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद आएगी डीएमके। डीएमके के बाद तेलुगु देशम। तो इसका 1 2 3 करेक्ट आंसर होना चाहिए। राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां निम्नलिखित में से कौन सी है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। स्वविवेक के आधार पे वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं यदि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति अपने विवेक के आधार पे वो नहीं करते हैं। किसी सलाह पर मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए कहना। संसद द्वारा पारित विधेयकों पर निषेधाधिकार का उपयोग करना। संसद द्वारा पारित विधेयकों पर जैवी निषेधाधिकार का उपयोग करना। शासन प्रशासन के विषय में जानकारी प्राप्त करना। तो 1 3 4 तो ए इसका करेक्ट आंसर लग रहा है। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 1 9 1 इसका आंसर नहीं होगा। 1 को भी ये मान के नहीं चले हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति को लेके ये स्वविवेक नहीं मान के चले हैं यहाँ पे। तो 2 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। फिर किसी सलाह पर मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए कहना। 3 4 5 6 तो इसका सी करेक्ट आंसर है। तो इसमें कुछ एक क्वेश्चन ऐसे थे जो काफ़ी टफ थे और कुछ एक क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल डायरेक्ट थे। तो कुल मिला के अगर क्वेश्चन पेपर की बात करें तो लास्ट ईयर की तरह ये क्वेश्चन पेपर था। तो मेरिट की अगर बात करें तो मेरिट लास्ट ईयर जैसी ही रहने वाली है। तो कट ऑफ की आप इसकी अलग से मेरी वीडियो देख सकते हैं कि कितनी कट ऑफ इस बार रहेगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।